विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग से आग्रह करेंगे कि माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री दामोदर रावत साहब का मौके देकर भवन के कार्यालय के मौके पर प्रकाश डालेंगे। श्री चंचल कुमार साहब। क्लोज हो जाएगा सर। बहुत ही यादगार क्षण, तीनों पुस्तकों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के माननीय मंत्री श्री दामोदर रावत जी, हमारे सांस्कृतिक सलाहकार श्री पवन वर्मा जी, दीघा की माननीय विधायक श्रीमती पूनम देवी जी, भवन निर्माण विभाग एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार जी, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, भवन निर्माण विभाग के विशेष सचिव श्री गंगा कुमार जी, हमारे सचिव श्री अतीश चंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, भवन निर्माण विभाग एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण,
देवियों और सज्जनों, मैं भवन निर्माण विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक और नए भवन का आज कार्यारंभ कराया है। नियोजन भवन, आप सब जानते हैं, जो आयकर गोलंबर है उसके पश्चिमी और उत्तरी कोने पर जो आज नियोजन भवन है, नियोजनालय है, उसी के लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर पुराने भवन को तोड़ करके नया भवन बनाने का प्रस्ताव है। उसका नाम नियोजन भवन है, 8 मंजिला है और इसमें जो आज काम श्रम विभाग का और श्रम एवं नियोजन विभाग का हो रहा है वह काम तो वहाँ होगा ही, उसके अलावे कुछ अन्य काम भी होंगे। सरकार के अन्य कार्यालयों के कई प्रकार के ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, उनको उसमें रखा जाएगा। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी है, उसको भी उसमें जगह दी जा सकती है। हमारा अपना स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनने वाला है, उसको उसमें जगह मिल सकती है। यानी इसकी गुंजाइश हो जाएगी कि अनेक प्रकार के संस्थाओं को, सरकारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को, बॉडीज को जो जगह की कार्यालय के लिए आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो पाएगी। और मुझे खुशी है कि आपने बिल्डिंग को बहुत सुंदर बनाने का निर्णय लिया है और चंचल जी ने प्रारंभिक उद्बोधन में ही ये कहा कि यह भूकंप रोधी होगा और ये ग्रीन बिल्डिंग होगा। तो यही जो फीचर्स हैं आज के बिल्डिंग में वो होने चाहिए। हम लोगों की इच्छा यही है, हम लोगों की नीति यही है। तो उसी नीति के अनुरूप एक सुंदर बिल्डिंग का निर्माण होगा और जो भी उसमें धनराशि आएगी लगभग 100 करोड़ रुपए की, जिसका अनुमान है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई शिलान्यास नहीं हुआ है, कार्यारंभ हो रहा है। ये शिलान्यास के लिए बहुत दिन से कह रहे थे कि शिलान्यास अब उसका कभी भी कर दीजिए, तो हमने कहा कार्यारंभ भी एक ही बार हो जाए। तो कार्यारंभ आज से हो रहा है, ये देख करके और वीडियो के जरिए जो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में लाद करके जाते थे। पेट्रोल की भी बचत होगी, प्रदूषण भी कम होगा। वो 2-3 तरह से उससे कनेक्टेड रहेगा हर फ्लोर पर। तो लोग ट्रॉली पर कागज रख करके वहाँ से विधान मंडल सचिवालय तक पहुँचा देंगे। अधिकारी और जो मंत्री विधान मुख्य सचिवालय में बैठते हैं उन सब लोगों को आने जाने के लिए भी सहूलियत हो जाएगी। अकारण गाड़ियों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये कई उसके पीछे सोच है, तो उस हिसाब से वहाँ काम हो रहा है। और अब कई नई भवनों का काम शुरू होने वाला है। उसमें से प्रमुख है जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और ज्ञान भवन। आप जानते होंगे दिल्ली में विज्ञान भवन है, तो कुछ उस तरह की सुविधा हम चाहते हैं बिहार में। वो कई प्रकार की बैठकें होती हैं, सम्मेलन होते हैं, उनके लिए यहाँ स्थान की कमी है। अब ये अधिवेशन भवन जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये पता नहीं कब से इस बिल्डिंग के ढांचा को बाहर से देखते थे। जब बन रहा था शुरू में तो इसका छत ढह गया, तो उसके बाद से इसकी जांच हो रही थी, उसी स्थिति में था। तो आने के बाद इसको जब न तब हम देखते थे कि ऐसा क्यों है, तो फिर पता लगा करके उन सारे मामलों को अपनी जगह पर वो तार्किक परिणति तक जाए, लेकिन भवन का भी निर्माण हो जाए। तो ये सुंदर ऑडिटोरियम का निर्माण हो गया है, बल्कि इसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। अभी इसका प्रयोग कम हो रहा है, हम देख रहे हैं। इसका पूरा प्रयोग होना चाहिए। कई भवन बन गए। हज भवन के बगल में हम लोगों ने 3 भवन का निर्माण, 2 भवन का निर्माण कर दिया। और मौलाना मजरुल हक ऑडिटोरियम बन गया, गुलाम सरवर भवन, अब्दुल करीम अंसारी भवन, उसमें काम हो रहा। उसमें भी 500 लोगों के बैठने का बहुत ही सुंदर ऑडिटोरियम बना। अब पहले बहुत जगहों की कमी होती थी,
मीटिंगों के लिए, सम्मेलन के लिए, कार्यक्रम के लिए अब इस तरह के स्थल जुड़ते चले जा रहे हैं। उसी तरह से जो ज्ञान भवन है, जहाँ गांधी संग्रहालय अवस्थित है, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट अवस्थित है, जहाँ गांधी मैदान में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 63 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाई है, रोड के ठीक उत्तर तरफ उस जगह पर ये कन्वेंशन सेंटर बनने वाला है। और ज्ञान भवन यानी उसमें विभिन्न क्षमता के, अलग अलग क्षमता के कई सम्मेलन कक्ष हों, ऑडिटोरियम हो, सभागार हो, उसमें मीटिंगें होंगी, उसमें एग्जीबिशन लग सकता है। और उसके अलावे 5000 की क्षमता का एक बहुत बड़ा सभागार बन रहा है। कृष्ण मेमोरियल और श्री कृष्ण मेमोरियल उसकी क्षमता 1800 की है बैठने की, बाकी सबको मिला लीजिए तो 2000। अब देखते हैं वो छोटा पड़ जा रहा है। बहुत लोगों की इच्छा होती है कि इससे बड़ी जगह कोई होती तो 5000 की क्षमता वाला ऑडिटोरियम उसी के साथ बनेगा, ज्ञान भवन के साथ। और उसके पीछे गंगा नदी के किनारे सभ्यता द्वार का निर्माण, और वो एकदम जो कोई भी आएगा पटना से बाहर से, पटना के बाहर से, पटना के लोग भी उसको देखना चाहिए। हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है, उसकी स्मृति में सभ्यता द्वार का निर्माण, तो उस पर काम चल रहा है। सरकार ने उस प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है और आज ही उसका जो बहुत नए ढंग की बिल्डिंग होगी उसको लोग देखेंगे। वो उसमें काफी स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वो अपने ढंग की अनोखी बिल्डिंग होगी। पटना में पहली बिल्डिंग उस तरह से होगी, वो स्टील का काफी प्रयोग किया जाएगा। मेरे ख्याल से 18,000 टन स्टील का उसमें इस्तेमाल होगा। तो आज ही कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसको। अब करीब लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत उसकी हो जाएगी। तो वह भी एक उपयुक्त जगह होगी। और उसमें हम लोगों ने इंतजाम किया है कि बगल में उसी के साथ पार्किंग का भी इंतजाम हुआ है, जिसमें हजारों वाहन रखे जा सकते हैं, खड़े किए जा सकते हैं, पार्क किए जा सकते हैं। उसके बगल में एक फूड कोर्ट होगा, तरह तरह का खाने की जगह। आजकल देखते हैं हर रेस्टोरेंट में भीड़ लगी रहती है, मतलब खाने वाले हैं लेकिन खाने वाली जगह कम। तो उसमें फूड कोर्ट भी बना दिया जाएगा ताकि जितने तरह का व्यंजन खाना, किसी को दक्षिण भारतीय खाना हो, किसी को पंजाबी खाना हो, किसी को बिहारी खाना हो, जो भी खाना हो, विभिन्न प्रकार के व्यंजन उसमें उपलब्ध हों और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हो। तो इसके लिए भी वहां पर एक फूड कोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। और फूड कोर्ट रहेगा तो वहाँ जो सम्मेलन वगैरह होगा उसमें भी भोजन की जरूरत पड़ती है, तो उस जरूरत को भी वो कोई सप्लाई करने वाला निकट में होगा। तो इस प्रकार से एक दृष्टिकोण है कि आगे की जो हमारी जरूरतें उसको ध्यान में रखते हुए और हमारी जो समृद्ध सभ्यता है, हमारा जो इतिहास है पुराना, वो कहीं ना कहीं परिलक्षित होते रहना चाहिए। तो भवन के निर्माण में हम इन बातों का भी ख्याल रखें। आधुनिक जो तकनीक उपलब्ध है, जो नए सिरे से बिल्डिंग के लिए जो निर्माण सामग्रियां उपयुक्त की जा रही है, उनका प्रयोग करते हुए, और हर एक बिल्डिंग एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग होगा और वो जिसको कहते हैं बहुत लोग सिग्नेचर बिल्डिंग। तो उस तरह से ये ज्ञान भवन और कन्वेंशन सेंटर एक सिग्नेचर बिल्डिंग होगा। उस कॉम्प्लेक्स में कई भवन होंगे। तो उसकी मंजूरी भी हो चुकी है, उस पर ये लोग अपना प्रारंभिक कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। उसी तरह से म्यूजियम बन रहा है, बिहार म्यूजियम। आप जानते हैं ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर, जिसे पहले बेली रोड के नाम से जाना जाता था, आज भी लोग बेली रोड ही बोलते रहते हैं। वहाँ पर कई सरकारी बंगलों को तोड़ करके बिहार म्यूजियम का निर्माण, आप जाते होंगे उधर से गुजरते होंगे तो देखते होंगे रात में भी काम होता है। तो हमारा जो पटना का संग्रहालय है उसमें बहुत सारे प्रदर्श रखे नहीं जा सकते, हमारे पास इतने प्रदर्श है, एग्जिबिट्स हैं। तो उसको ठीक ढंग से और व्यवस्थित ढंग से बिहार म्यूजियम में रखा जाएगा। और आज जो हमारा पटना का म्यूजियम है उसको भी हम लोग भव्य ढंग से सजो करके रखेंगे। तो जो बिहार म्यूजियम बन रहा है वो म्यूजियम बन जाएगा तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा, खास करके नई पीढ़ी के। उसमें आज की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया। पुरानी चीजें तो वहां रहेंगी, वो पूरे परिसर में तो सब नई नई चीजें बन रही है। रोड के सेक्टर में भी बता देंगे 11 तारीख को कितना काम होने वाला है। अभी तो कुछ क्षण की खबर आ रही था, आप लोगों को मिल रहा है। पूरा का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा।
सड़कें, फ्लाईओवर सबको मिला करके जो हमारे भविष्य की जरूरतें हैं उसको पूरा करना, उसको ध्यान में रख करके एक से एक पूरी कल्पनाशीलता के साथ और आगे की जरूरतों का आकलन करते हुए हम लोग ये सब कामों को कर रहे हैं। और आज भवन निर्माण विभाग के इस कार्यक्रम के अवसर पर चंचल जी कला संस्कृति और युवा विभाग के भी सचिव हैं, इन्होंने लगे हाथ 3 पुस्तकों का भी विमोचन करा दिया है। मंजूषा कला, दीना भद्री और बुकानन की रिपोर्ट, वो बहुत पुरानी है, 19वीं शताब्दी की रिपोर्ट है, 200 साल 1813 की रिपोर्ट है, ठीक 200 साल के बाद। तो फोटो प्रिंट कराया 5 वॉल्यूम में। तो ये सब इतिहास है। उस समय विभिन्न जिलों की जो भी सामाजिक स्थिति पूरा उसका अध्ययन करके जो रिपोर्ट लिखी गई थी, जिनकी भी रुचि इतिहास में होगी उन सबों के लिए अब कुछ ही वो ग्रंथ उपलब्ध थे। अब उसको फिर से फोटो प्रिंट करा कर इसको उपलब्ध करा रहे। और मुझे एक बात की और खुशी है कि मैं गया हुआ था सेवा यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी जिले में पंथ पाकड़, और वहाँ पर पाकड़ का एक अद्भुत वृक्ष है, वो निकलता है, उसकी डाढ़ नीचे जाती है और फिर दूसरा उससे आगे फैल जाता है। कई एकड़ में फैला हुआ वृक्ष पंथ पाकड़ कहा जाता है। वही स्थल है जहाँ जब राम जी जानकी जी को विदा करा के जनकपुर से ले जा रहे थे अयोध्या, तो वहाँ वो ठहरे थे और वहीं पर राम परशुराम संवाद हुआ। तो वही वो स्थल है और वहीं पर वो पाकड़ का वृक्ष, अद्भुत वृक्ष हम देखने गए। और एक तरफ अगर सूख भी जाता है तो दूसरा तरफ हरा भरा निकल आता है। लोगों की अपनी मान्यता है कि उसी समय का वृक्ष है। तो एक तो पंथ पाकड़ और दूसरा हम गए थे मेन गांव है यहाँ कोटेश्वर धाम, जहाँ सहस्त्रलिंग है। अब उस वहां देखने के बाद वहाँ एक पीपल का पेड़ है अद्भुत, और पीपल के पेड़ के जितने ब्रांचेज हैं, उसके डाल है, वो सब एक ही तरफ है। एक तरफ गांव है, उसका नाम है मेन गांव, तो गांव है, और दूसरी तरफ मंदिर है। तो उसका भी बड़ा पौराणिक महत्व है। वाना व्रत जो है उससे उनका संबंध है, पौराणिक गाथाओं में उसकी चर्चा है। तो वो मंदिर के पास वो जो पेड़ है वो एक ही तरफ उसकी सारी डालियां, और गांव की तरफ कोई डाल नहीं। और पीपल में ये देखा नहीं गया है कि वो फिर पीपल की डाली जमीन में चली जाए और फिर उसके आगे वो विकसित हो। ये बरगद में, पाकड़ में देखा जाता है, लेकिन पीपल में नहीं देखा था। तो अद्भुत पीपल का पेड़। तो हम दोनों जगहों पर गए थे, तो हमने इनसे कहा था या इसका एक पेंटिंग भी कराइए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि फोटोग्राफर लोगों का ले जा करके उनका कंपटीशन कराइए, और जो अच्छे फोटोग्राफ्स हों, क्योंकि जल्दी एक बार वो पूरा कैप्चर नहीं हो सकता। तो हमने ये भी कहा है कि उसको आप एरियल हेलीकॉप्टर से भी उसका फोटोग्राफ कीजिए, ताकि एक बार वो कैप्चर हो जाए पूरा पेड़ दोनों जगह। तो उसका कंपटीशन कराइए। उन्होंने कंपटीशन भी कराया, पुरस्कृत भी किया। तो आज उसको अभी प्रदर्शनी होने लगा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं देखना चाहता था, लेकिन इतने दिनों से हमको दिखाए नहीं थे कि वो फोटो कैसा है। तो उसकी भी प्रदर्शनी हुई है, बहुत खुशी की बात है। अब हर क्षेत्र में काम हो रहा है, कला, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में भी काम हो रहा है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में, मानव विकास के क्षेत्र में भी काम हो रहा, बुनियादी ढांचा के भी क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पुल हो, और भी दूसरे जो बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आते हैं उनका भी निर्माण हो रहा है। और साथ साथ हम लोगों का उतना ही जोर कला, संस्कृति पर है और इतिहास पर है। न जाने कितनी जगहों पर अब हम लोग अपनी तरफ से खुदाई करा रहे हैं। अब तो कई जगहों पर हम लोग पत्र लिख रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि भाई आपने इसको ASI प्रोटेक्टेड साइट तो घोषित कर दिया, लेकिन वहां कोई काम नहीं किया। आजादी के बाद से तो कुछ ही काम हुआ, ज्यादा काम ही नहीं हुआ खुदाई का। एक से एक अद्भुत जगह। हम सेवा यात्रा में जाते हैं तो ऐतिहासिक महत्व की उन जगहों पर जरूर जाते हैं और जाने की कोशिश करते हैं।
तो कई जगहों पर हम गए और हमने कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत या आर्कियोलॉजी का काम, पुरातत्व का काम आता है, तो हमने इन लोगों को कहा कि आप ही खुदाई शुरू कीजिए। पहले तो उस विभाग को ही लोग मानते थे डेड, अगर उसमें किसी अफसर की पोस्टिंग हो गई तो समझ लेते थे कि हमको जरा सा कहीं किनारे लगा दिया गया, संटिंग मेन लाइन से हटा करके लूप लाइन में डाल दिया गया। लेकिन अब देखिए कितनी गतिविधि है। ये पुरातत्व का जो इनका हिस्सा था कला संस्कृति विभाग का, उसमें कहाँ कोई गतिविधि थी, लोग थे, जानने वाले लोग भी थे, लेकिन कोई उपयोगिता नहीं थी। आज देखिए उनको कोई फुर्सत नहीं, हर जगह जाइए, कोई भी आदमी जाए, पत्रकार बंधु हम उनसे कहेंगे कभी चले जाइए मिलने, तो पता चलेगा कि आपको कितनी जगहों पर अब खुदाई का काम, इतिहास के पन्नों पर धूल की परत पड़ी हुई है, उसको हटाने का कार्य, ये सब हो रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा और मुझे खुशी है कि अधिवेशन भवन में उद्घाटन के बाद फिर हमको दूसरे कार्यक्रम में आपने बुलाया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम ही लोगों के कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल हो। आप इसका रेट वगैरह तय करके इसको अब आम लोगों के लिए भी खोलिए कि लोग आकर के इसका इस्तेमाल तय हो गया तो ठीक है, उसका प्रचार प्रसार कीजिएगा। आप ही के हाथ में है ना, लोग सोचेगा ये तो सरकारी है, इसमें कहाँ जगह मिलेगा। तो जब एक बार जगह देना शुरू कीजिएगा तो लोग समझ जाएंगे इतना बढ़िया जगह तो मिलेगा नहीं, कितना लोग अपना कमेटी के मीटिंग के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपको भवन निर्माण मंत्री जी दामोदर राउत जी को, भवन निर्माण के सचिव श्री चंचल कुमार जी को, इनके पूरे विभाग के समस्त पदाधिकारियों को, अभियंताओं को, भवन निर्माण निगम के एमडी समेत, गंगा प्रसाद जी समेत सारे अभियंताओं को, कर्मियों को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। और बहुत अच्छे समय पर आपने, त्योहारों का समय चल रहा है, इस बीच में आपने ये काम किया है। और एक ही आग्रह है कि जो समय सीमा 2 साल का है, 2 साल की समय सीमा आपने निर्धारित की है, इस 2 साल में जरूर इसको पूरा कीजिएगा। 2 साल से थोड़ा पहले घटाइए, नहीं तो इस समय तो 15 का चुनाव का मॉडल कोड तो उसके पहले मॉडल कोड पहले उसका उद्घाटन करना। एक ही चीज अब आग्रह करें, इन्हीं शब्दों के साथ आपको कोई ना हो बोले। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत दिया जा रहा है इस कार्यक्रम को यादगार क्षण बनाने के लिए। और ये खूबसूरत पेंटिंग कर्मचारी, प्रिंट एवं मीडिया से जुड़े हुए सारे उपस्थित महानुभाव, लेडीज एंड जेंटलमैन, विशेष सचिव महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी आए, आपने हमारा सम्मान बढ़ाया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।